नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र है और क्रॉस चैट पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। एक खास बात आपने देखी होगी कि जब भी आरपीएससी, यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियों से हमारी मुठभेड़ होती है कि कोई रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बन गया है या किसी ठेले वाले की बेटी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। और एक दो नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं कि जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो अभावों की आंच में पककर ऐसी सफलता की कहानियां लिखते हैं। लेकिन इन तमाम सफलता की कहानियों के बीच में कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो अभावों की आंच में पककर नहीं आती, लेकिन वो कहानी सफल होती हैं, वो कहानी प्रेरक होती हैं और मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हैं। आज की कहानी के मेरे जो किरदार हैं वो आरएएस 2024 के रिजल्ट में उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की है। और इनकी जो कहानी है, इनका जो किरदार है वो ये है कि कोई ठेले वाला एंगल नहीं है, कोई रिक्शे वाला एंगल नहीं है, बल्कि ये बहुत सेटल व्यक्ति थे। एक तरह से मिडिल क्लास आदमी को ज़िंदगी में जो चाहिए गुजारा करने के लिए, बसर करने के लिए, वो तमाम सुविधाएं इनके पास में थी। लेकिन एक जुनून था और जो सपना बहुत पहले इन्होंने देखा था, उस सपने को मुकम्मल करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 साल इन्होंने स्ट्रगल किया है। इस किरदार से आज हम पर्दा उठाएंगे और आज के पॉडकास्ट के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम चंदन सिंह इंदा है। इंदा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रॉस चैट पॉडकास्ट में। बहुत बहुत बधाई आपको। शायद 15-20 साल का आपका संघर्ष हो गया। हाँ, लगभग 14-15 साल का संघर्ष 14-15 साल का संघर्ष हो गया, ठीक बात है। अच्छा, तमाम बातें करेंगे, आपके पूरी जर्नी को हम जानेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो सरनेम है इंदा, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इंदा बेसिकली एक सब रीजनल आइडेंटिटी है, इतनी बहुत ज़्यादा साउंड आइडेंटिटी। इतिहास में जाएंगे, बहुत अच्छा इतिहास मिल जाएगा, लेकिन अभी जो चीज़ बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होती, तो इंदा जो आपका सरनेम है उसके बारे में क्या आप जानते हैं और बाकी के लोगों को भी पता चलना चाहिए। जैसे आपने बताया कि ये एक सब रीजनल आइडेंटिटी है। इंदा जो वंश है वो प्रत्यार वंश से निकला है। जैसे आपको विदित होगा कि मंडोर जो तो प्रत्यार वंश की एक शाखा की राजधानी रहा है। तो प्रत्यार वंश से आगे फिर इंदा वंश की शुरुआत होती है। और आपने हिस्ट्री की किताबों में ये पढ़ा भी होगा, राजस्थान हिस्ट्री में, कि लगभग 15वीं शताब्दी में जो राठौड़ वंश के राव चुंडा थे, तो इंदा वंश की एक राजकुमारी की शादी उनके साथ हुई और मंडोर दहेज के रूप में दिया गया। ये जैसे आपने इतिहास में ऐसे दृष्टांत सुने होंगे कि जिस तरह से किस तरह से पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी की शादी चार्ल्स से की थी, ब्रिटेन के किंग से, और बॉम्बे उनको दहेज में दे दिया। तो ये इस तरह की कहानी है। और इंदा वंश का जो मेन केंद्र है वो बालेसर और इसके आसपास शेरगढ़ वाला पूरा क्षेत्र है। तो मुझे, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो जिनको ज़्यादा उस क्षेत्र के नहीं है, तो उनको कई बार ये, अच्छा बोला आप इंदा राठौड़ हो क्या, बोला आप इंदा राठौड़ हो क्या, तो मैं उनको समझाता हूँ नहीं हम इंदा राठौड़ नहीं है, ये प्रत्यार वंश से निकली हुई एक शाखा है। और ये, और मैंने जैसे पहले आपको बता ही दिया कि इनका जो कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है। जैसे मैंने आपका जब सरनेम सुना, जैसे किलानौत है, तो मुझे भी ये कंफ्यूजन हुआ कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये आपके गांव का नाम होगा। नहीं, आपको नहीं, सबको लगता है। Exactly. मेरा जो नाम लोकेंद्र किलानौत है, सबको ये लगता है कि ये मेरे गांव का नाम है। Exactly. लेकिन ये क्लेन है, मैं इस क्लेन से बिलोंग करता हूँ, जो कछवा डायनेस्टी है उसमें एक क्लेन है किलानौत। तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि पर अब पूरा राजस्थान जान रहा है चंदन सिंह इंदा। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो इंदाओं ने राव चुंडा को दहेज में मंडोर दे दिया था, उसके बाद में वहाँ से, जिसे आज हम 9 कोटी मारवाड़ कहते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में द ग्रेट राठौड़ एम्पायर हम देखते हैं, वहाँ से राठौड़ जोधपुर गए। एक दोहा है, बड़ा खूबसूरत दोहा है कि इंदारो उपकार कम दज मत भूलो कदे, चूंडो चमरी चाड़ दी मंडोवर दाइजे। मतलब कि राठौड़ों को ये कहा गया है कि कभी इंदाओं का उपकार मत भूलना। क्या लगता है कि अभी ये उपकार वाला जो संबंध है वो चल रहा है सिलसिला, या फिर? हाँ बिल्कुल, अच्छा, ये चल भी रहा है। और हमारे जनरली अब ये जो फ्रेज आपने यूज़ किया हम यूज़ भी करते हैं। और फिर हमारे सारे रिलेशंस वगैरह, क्योंकि
जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन है इन द वंश का, हमारे आसपास मैक्सिमम राठौड़, क्योंकि अब जैसे आपने पहले ही डिस्कशन किया कि भाई राठौड़ वंश वहाँ आगे बढ़ा, तो हमारे रिलेशन बाई एंड लार्ज इन गुड उपकार मान रहे हैं आपका। वो तो उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि यस। अच्छा, इंदावाटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक टर्म यूज किया जाता है इंदावाटी, पर्टिकुलर एक रीजन के लिए, है ना। कहानी ये भी चलती है कि रावचुंडा ने 84 गांव उसके बाद में इंदाओं को दिए थे, और वो जो पूरा एक सर्किल है वो इंदावाटी है। क्या खास बात है इंदावाटी की? जैसे मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बहुत लिमिटेड है। ओके। तो हमारे जो क्षेत्र में सबसे बड़ा जो रोजगार का जरिया है वो इंडियन आर्मी है, डिफेंस फोर्सेज है जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा है अगर कोई डिफेंस फोर्सेज में नहीं जा पाता है तो फिर वो गल्फ कंट्रीज में जाता है। तो ये दो ही एवेन्यूज़ है। रिसेंट टाइम में धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। तो जो इंदावटी का जो हमारी डिफेंस फोर्सेस को जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे मैं आपको 2-3 ऐसे अनसंग हीरोज़ के नाम बताना चाहता हूँ। जैसे सगत सिंह थे, रिसालेदार सगत सिंह इंदा। बिल्कुल बिल्कुल 1971 के वार में वो अरुण खेत्रपाल बहुत बड़े सर के साथ अपनी सादत दी। या फिर एक मेरे बालेसर की है भवन सिंह जी इंदा। ओके। वो 1999 के अपने कारगिल वार में मुझे लगता है शादी के 1-8 महीने शादी करने के लिए छुट्टी आए थे। अच्छा। और शादी हो गई और फिर उनको वापस इमरजेंसी कॉल कर दिया, क्योंकि कारगिल वाला जो इशू हुआ। ठीक है। तो फिर वो उन्होंने वहाँ शहादत दी, तो उनके नाम पे इनफैक्ट एक रोड का नाम भी है। तो ऐसे अनगिनत हीरोज़ है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और तो मैं ये फाइनली नट शेल में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश सेवा में जो कंट्रीब्यूशन है, हाँ, इंदावटी का, ऐसा भी कहते हैं कि शेरगढ़ में पहले आर्मी भी कैंप लगाती थी वहाँ के नौजवानों को भर्ती करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आर्मी खुद आती थी कि आप फौज में भर्ती हो जाइए। बिल्कुल, जैसे मैं भी अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेरे दादू साहब आर्मी में रहे, ओके। मेरे बड़े वाले काकू साहब भी आर्मी में रहे, उसके बाद मैं एयरफोर्स में गया हूँ। आपके तो और मुझे लगता है कि मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि नहीं, उसको एयरफोर्स में जाना है, पायलट बनना है। पायलट बनना है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो मेरी हायरार्की बन गई है पूरी। हाँ, लेगेसी को वो आगे कैरी करे। तो जो देश सेवा के लिए डायरेक्ट, जिसको भाई हर इंसान, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान कहीं ना कहीं देश सेवा को कंट्रीब्यूट करता है। जरूरी नहीं है कि वो फौज में जाए, लेकिन जो डायरेक्ट देश सेवा को अपनी जीवन समर्पित करते हैं तो वो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं। और मैं खुद डिफेंस में 16 साल मैंने नौकरी करी है, तो मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि डायरेक्ट देश सेवा का जो मौका है वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो लेगेसी अभी भी हमारी इंदावटी कैरी कर रही है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह से जो वहाँ की यंग जनरेशन है ना, पहले शेरगढ़ के बारे में यूँ था कि या तो आप फौज में चले जाइए या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ छोटी मोटी नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी वहाँ धीरे धीरे फ़िज़ा बदल रही है, वहाँ के जो यंग जनरेशन है स्टार्टअप्स पे काम कर रही है, और एक नया ट्रेंड आया वहाँ पे घुड़सवारी का, घुड़दौड़ का। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कंट्रीज़ में भी वहाँ का यूथ जा रहा है ना, घुड़सवारी सिखा रहा है। वहाँ के काफ़ी चर्चित लोग हैं जो काफ़ी चर्चित हो चुके हैं यूरोप में, घुड़सवारी सिखा रहे हैं। ये कैसे देखते हैं इस चेंज को आपकी? ये सकारात्मक है या फिर ये आर्मी कल्चर से वहाँ के यूथ को दूर कर देगा, या फिर धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर शेरगढ़ जा रहा है? जैसे मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ कि पहले जो कल्चर था वो डिफेंस फोर्सेस में एज ए सिपाही भर्ती होने का ज़्यादा था। हाँ। अब वो ऑफिसर बनने तक पहुँच गया है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स है देखने को मुझे रिसेंट टाइम में मिले हैं कि जब सेकेंड या थर्ड पीढ़ी ने एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया, तो एक तो ये बदलाव हो रहा है। दूसरा क्या है कि समय के साथ जैसे आपको पता है कि और एवेन्यूज़ बढ़ते हैं रोजगार के, पढ़ाई के संसाधन बढ़ते हैं, और लोग पढ़ के डिफेंस के अलावा उनके पास एवेन्यूज़ बहुत हो गए। जैसे अभी ऐसे एग्जांपल, जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ हमारे वहाँ पे खूब सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 2019-16 के बैच में मेरे क्षेत्र से 3 RPS बने हैं, अकाउंट सर्विस में भी एक बंदा है जी।
और फिर मेरे 21 वाले में जैसे मैंने जब अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया 2021, इस बैच में भी हम 3 लोग थे उस क्षेत्र से। तो एक तो ये हो गया कि जो जॉब डाइवर्सिफिकेशन है ना, वो हो गया कि डिफेंस फोर्सेज है, डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर के रूप में भर्ती होने का क्रेज़ बढ़ गया है। और दूसरे एवेन्यूज जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिविल सर्विसेज हो गया, या आपका टीचिंग लाइन हो गई, या पुलिस जी कांस्टेबल के रूप में। और पहले जो गल्फ कंट्रीज में भी जाते थे तो मैक्सिमम लोगों का जो वहाँ पे जॉब प्रोफाइल था वो हॉर्सेज और इन पे काम करने का ही था। ओके, तो उससे एक कदम आगे बढ़ के अब जॉकी के रूप में, जॉकी बन रहे लोग। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ग्रोथ स्टोरी अपडेट है। हाँ, मतलब यंग जनरेशन अपडेट हो गई। एग्जैक्टली। अब इंद्र साहब आपकी कहानी पे आते हैं, और ये पूरी भूमिका इसलिए बनाई गई कि आप भी फाइनली एक फौजी हैं और फौजी थे। कहते हैं फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता, ठीक है। मतलब आपका जो शेरगढ़ का पूरा कल्चर है उसने आपको मोटिवेट किया एयरफोर्स में जाने के लिए, या फिर आपका ऐसा कोई गोल था कि आपको, या फिर सिखाया गया बचपन से कि बनना है तो फौजी बनना है? एयरफोर्स में आप कैसे गए? जब मैंने 12th करी तो मेरे पास एक ये चीज़ निकल के आई कि भाई मुझे अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए या उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जॉब चाहिए। और मैं 12th शेरगढ़ में जॉब का मतलब है फौजी बनना। हाँ, तो फिर मेरे सामने वही आया कि एयरफोर्स इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मैंने 2006 में एग्ज़ाम वगैरह दिए, 7 में मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर दी मैंने। ठीक है। और तो मेन जो मोटिवेशन था कि मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब मेरे को। तब आपको पता था ये आरएस वगैरह कुछ होता है? नहीं, उस टाइम मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उस टाइम मैंने जैसे आपने पहले बता ही दिया कि वो 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप डिफेंस फोर्सेज में चले जाओ, या पैरामिलिट्री में चले जाओ, या गल्फ कंट्रीज में चले जाओ। ठीक है। तो मेरा भी वो था कि हाँ, मैंने सच में नहीं पता था आरएस भी कोई होता है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उस टाइम हमारे वहाँ पे ऐसा कल्चर भी नहीं था। तो मैं एयरफोर्स में चला गया। एयरफोर्स में मैंने जैसे 2007 में भर्ती हुआ, और मैं टेक्निकल साइड में था, एज ए टेक्नीशियन भर्ती हुआ। ठीक है। और वहाँ ट्रेनिंग वगैरह कर दी। फिर मैंने जगुआर फाइटर जेट पे काम किया है। अरे वाह, हाँ। गजब। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि 3-4 साल नौकरी करने के बाद कि यार अब थोड़ा कुछ और किया जाए। ये आइडिया कैसे है? मैं वही कह रहा हूँ कि जॉब लगने के बाद में तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना। बिल्कुल, एकदम मैं कि उसी अब को अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है, और बढ़िया कैंटीन कार्ड है, 4 बोतल मिलती है महीने की, तो वो कंफर्ट जोन मिल जाता है। डिफेंस की नौकरी में ज़्यादा मिल जाता है, टाइम कम मिलता है हमको, सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपकी शिफ्टिंग है ना एयरफोर्स से आप मन बनाते हैं यूपीएससी के लिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा डिटेल में बताओ आप। तो मैं जैसे मैंने बताया ना कि मैं एयरफोर्स में चला गया, फिर वहाँ मैं सेटल हो गया। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गोरखपुर रही है। कहाँ पे? गोरखपुर। हाँ, यूपी में गोरखपुर है। तो फिर मैंने वहाँ से सोचना शुरू किया अब और कुछ किया जाए। ठीक है, एक गोल था कि एयरफोर्स में सर्विस ज्वाइन कर दें, इससे परिवार की फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी, और मेरे भी अगर मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है तो एक फाइनेंशियल बैकअप है मेरे पास। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए। तब फिर खूब सारे लोगों से बात करी। एक मेरे काकसाई लगते हैं, वो उस टाइम आरएस की तैयारी कर रहे थे। जब मैं ये 4-5 साल की मेरी एयरफोर्स की नौकरी होगी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छी लाइन है। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, आरएस क्यों, आईएएस किया जाए। वाह। तो मैंने कहा अगर करना है तो सबसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करी जाए। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस जगुआर फाइटर जेट के साथ काम करके आया कि? हाँ, मतलब लाइफ एक बार सेटल हो गई ना, तो आदमी 2 तरीके से। लाइफ भी सेटल हो गई, फिर काम भी कहाँ कर रहे हो? जगुआर फाइटर जेट के साथ में। अब फाइटर हाँ, अंदाज मतलब तो आ ही जाता है आदमी का। बिल्कुल, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है। एक सिस्टम पे जगुआर पे काम करना, क्योंकि हर बच्चे की मन में जिज्ञासा होती है ना कि यार जहाज कैसे उड़ रहा है। जब आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको वो इंटरेस्ट तो आ ही रहा है। अच्छा, फिर आपको मोटिवेशन मिला कि आपको यूपीएससी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये कब की, कौन सी ईयर की बात है? ये लगभग 2011 के आसपास की बात है। 11-12 में मैंने सोचना शुरू किया। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि अब जब 2 तरह के लोग होंगे वहाँ पे, कि या तो आपने एक बार लाइफ में सेटल हो गए तो नाउ यू वांट अ सेटल लाइफ। ठीक है। दूसरे होता है कि यार अब लाइफ सेटल होगी तो कुछ और किया जाए, लाइफ को थोड़ा सा अनसेटल किया जाए। तो अनसेटल करने के लिए क्या किया जाए, तो पढ़ाई की जाए। तो फिर इधर उधर से थोड़ा बहुत जैसे मैं उस टाइम की बात करूँ तो वहाँ उस टाइम के इतना सोशल मीडिया का कल्चर नहीं था, सोर्सेज की जानकारी नहीं थी। आज के टाइम में प्रिपरेशन करना इट्स ए वेरी इजी टास्क। जैसा मैं सबको कहता हूँ कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है।
आपको गाइडेंस लेना है तो आपको खूब सारे मेंटर मिल जाएंगे। तो उस टाइम ये नहीं था। तो मैंने एक तो काउसा से मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया उनके पास भी जैसे वो उस टाइम आरएस दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे आरएस तो नहीं देना है, देना तो मुझे आईएएस देना है। तो बोले ठीक है आप ये बुक्स वगैरह पढ़ो। तो फिर मैंने वो सोचना शुरू किया और फिर मेरे ये था कि मुझे एक प्रॉपर, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक फ्रेज चलता है कि आपको ये पता नहीं होना है कि क्या पढ़ना है, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए एक मेंटर चाहिए था। तो 12 में मैंने मेरे दोस्त ही थे वहाँ एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे, तो उनसे मैंने बात करी, जसवंत सिंह राणावत नाम है उनका। तो मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन करनी है, और डिफेंस फोर्सेज में आपको एक साथ 1.5 महीने पौने 2 महीने छुट्टी इतनी मिलती है एक साथ। 3 महीने की छुट्टी होती है पूरे साल में 3 महीने। हाँ मैक्सिमम 3 महीने की है, लेकिन वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने की छुट्टी ऐसे मिलती है। तो लेकिन 1 गो में आप 1.5 महीने या पौने 2 महीने छुट्टी ले सकते हो। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैंने कहा यार मेरे को प्रिपरेशन शुरू करनी है और मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, और मैं जयपुर जाना चाहता हूँ क्योंकि प्रिपरेशन का हब तो जयपुर ही उभर के आ ही रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके ब्रदर इन लॉ है वो इधर राजवीर सर के साथ, राजवीर सर को तो कौन नहीं जानता है, ठीक तो आदमी पकड़ लिया आपने। तो बोला राजवीर सर के साथ नहीं, उन्होंने बोला कि एक उनका ब्रदर इन लॉ है वो जयपुर प्रिपरेशन। अच्छा, राजवीर सर से कैसे कनेक्ट हुए आप? मैं जैसे मैंने बताया मेरे एक दोस्त थे वहाँ, जसवंत सिंह राणावत नाम है उनका, वो पहले से वो एयरफोर्स में मेरे साथ थे। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की। उन्होंने राजवीर सर से कनेक्ट करवाया? हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके ब्रदर इन लॉ स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे राजवीर सर के नंबर दिलवाए कि आप इनसे कांटेक्ट करो। 2012 ये 2012 की बात है। तो फिर मैं आ गया, अपना बैग उठाया, मैंने कहा प्रिपरेशन करने जाएंगे। छुट्टी पे थे आप? हाँ मैं छुट्टी लेके आया, एयरफोर्स से छुट्टी लेके आया। यहाँ आया तो फिर मेरे एक दोस्त थे उनके पास रुका और फिर मैंने कांटेक्ट किया फ़ोन से। तो मेरे को राजू सर मेरे को लेने आए। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मुझे प्रिपरेशन करनी है और आप तो बताओ कि मुझे कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए। तो उन्होंने बोले स्प्रिंग बोर्ड में, वो खुद जुड़े हुए थे, खुद उस टाइम प्रिपरेशन फेज़ में थे। तो बोला ठीक है। तो दूसरे दिन मेरे को स्प्रिंग बोर्ड लेके चले गए। स्प्रिंग बोर्ड लाल कोठी चलती थी? हाँ उस टाइम लाल कोठी चलता था। दिलीप सर से मिला कि ये फौजी साहब है और ये प्रिपरेशन करने से। दिलीप सर ने बोला करो तैयारी, अच्छा है, करना चाहिए। और क्योंकि दिलीप सर के फादर भी आर्मी से थे, तो उनका एक स्पेशल अटैचमेंट था डिफेंस फोर्सेस के साथ। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करना चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि भाई मेरे पास तो छुट्टी है पौने 2 महीने की, तो मुझे तो आप ये फ्रीडम दो कि जितनी भी क्लासेज चल रही है उस टाइम ऑल बैच, हाँ अच्छा। कि मुझे हर बैच में। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप तो हर बैच में बैठो। और आप, मैंने कहा मेरे को 2-2.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने जितना भी टाइम है मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो वहाँ शुरू हो गए। और फिर मैंने राजू सर ने बोला कि ठीक है आपको रूम वूम दिलवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं मेरे को रूम वूम नहीं चाहिए, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तो मैं कोचिंग में नहीं, राजू सर के, अच्छा राजवीर सर के रूम, हाँ उस टाइम वो मालवीय नगर में रहते थे। तो मैंने तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो प्रिपरेशन की सॉलिड जो फाउंडेशन की शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है। 2012 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड से जुड़ा। मैंने दिलीप सर से इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, और मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मैंने कोचिंग से सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़े ढंग से, पूरे पढ़े, जिसमें मुझे लगता है कि मेरे वो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी यही रहे। कौन से? थ्रू आउट जर्नी, इकोनॉमिक्स और इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैंने पूरे कोर्स पढ़ा। हालांकि मैंने साइंस का भी कुछ पोर्शन पढ़ा था। दिलीप सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे? हाँ, हिस्ट्री भी दिलीप सर ही पढ़ाते थे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम हिस्ट्री भी पढ़ाते थे दिलीप सर, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। ठीक है। तो फिर वो मेरी जर्नी सॉलिड प्रिपरेशन की शुरू हुई और राजवीर सर के साथ मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। उस टाइम मेरे को महावीर सिंह, वो भी राजवीर सर के साथ, महावीर सिंह जी, कल्याण सिंह, अभी मंडी सचिव लगे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हैं चंपावत। तो ये जयपुर में जो मेरे पूरा वाइबा मिल गया ना, मतलब। तो मेरे एक प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों की शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक है। तो मैंने वो एक रूम में इतने लोग रहते थे आप लोग? हाँ, मतलब उनके पास 2 रूम थे, हॉल था, तो हम रहते थे साथ में। और तो वो फाउंडेशन ऑफ माय प्रिपरेशन स्टार्टेड फ्रॉम स्प्रिंग बोर्ड 2012 से। तो वो एक ऐसा मोड आया जिसमें मेरी वो ज़रूरत थी कि मुझे मेंटर मिले कोई। और दिलीप सर के रूप में, राजू सर उस टाइम आरएस की तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट थे। हाँ स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी कोचिंग कर चुके थे, तो उनका अच्छी पकड़ थी।
तो वो एक जर्नी की शुरुआत हुई। और ये जर्नी फिर मैंने 2013 में आईएएस का पहला अटैम्प्ट दिया, मेरा प्री पास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने लगातार प्री दिए और मेरे पास हुए, मैंने 5 लगातार मेंस दिए। 2018 में मैंने इंटरव्यू भी दिया आईएएस का और मैं 5 नंबर से मेरिट आउट हो गया। तब मैं फिर वापस स्प्रिंग बोर्ड आया। मतलब मैं बीच में जब भी मेरे को छुट्टी मिलती थी मैं आता था, राजू सर के पास ही रुकता था। मालवीय नगर वाले? मालवीय नगर में पहले, फिर बाद में दूसरी मालवीय नगर में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था फ्लैट। वहाँ पर भी 19 में जब मेरा आईएएस का इंटरव्यू 18 वाला अटैम्प्ट था, 19 में इंटरव्यू ख़त्म हुआ। तो फिर मैंने राजू सर को पूछा कि मैंने कहा भाई अब तो हो गया, अटैम्प्ट तो ख़त्म हो गए, यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट? हाँ अटैम्प्ट खत्म हो गए। तो वो एक थोड़ा सेटबैक वाला टाइम था, क्योंकि मैंने एक सपना देखा था कि मुझे तो आईएएस ही करना है। और मैं बहुत पैशनेट भी था उसके लिए और मैंने ठीक ठाक मेहनत भी करी। तो फिर उन्होंने बोला कि यार अब तो प्लान बी एक्टिवेट करो। प्लान बी हर आईएएस की तैयारी करने वाले के लिए राजस्थान आरएससी रहता है, स्पेशली जो राजस्थान से है। तो उन्होंने मुझे स्पेशली आपको शिफ्ट करवा दिया प्लान बी? हाँ, उन्होंने बोला कि आप प्लान बी पे काम करो। वो बताइए ना, जब आपके पास में अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए थे कि अब आपके बंदूक की नली में एक भी गोली नहीं बची है, अब आगे सामने गोल है, अब क्या चलाना है, वो जो एक्सपीरियंस था ना, हाँ वो मतलब कैसा लगा आपको? आपको लगा कि जो गोल है लाइफ का वो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा, चंदन सिंह इंदा को अब बस फौजी बन के रिटायर्ड होना पड़ेगा? क्या मतलब एक्सपीरियंस था वो मतलब क्योंकि आप किसी चीज़ को इतना शिद्दत से चाह रहे हो और आपने इतने एफर्ट्स लगाए, इतने रिसोर्सेज लगाए, इतना टाइम लगाया, और फिर वो सपना एक दिन टूट जाए तो बुरा। जैसे मेरे वाइफ उस टाइम मेरे साथ ही थे, तो मुझे बहुत बुरा। शादी हो गई थी ना? हाँ, मेरी 14 में शादी हो गई थी। तो मैं बहुत, वो मेरे लिए थोड़ा दुख वाला टाइम था। अच्छा। इतना एफर्ट लगाया जिसके लिए आपने सारे सपने बुने और लग रहा है कि अब तो सब कुछ क्या करेंगे। और मैं क्या बहुत पैशनेट भी था। उस टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला भी कि आप आरएस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। तो मेरा ये था कि नहीं, अपने को आरएस की तैयारी नहीं करनी, अपने को तो आईएएस ही बनना है। तो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस कि नहीं, कर ही देंगे। जब तक आदमी जैसे जब तक आदमी हारता नहीं है ना ऑफिशियली, तब तो वो जीता हुआ माना जाता है। तो मेरा वही था कि नहीं, कर देंगे। और फिर जब वो अटेम्प्ट खत्म हुए तो वाइफ ने बोला कि, वाइफ साथ में थे तो वाइफ का तो बहुत सपोर्ट रहा ही हमेशा। तो वाइफ ने बोला अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा तो देखते हैं क्या करेंगे। तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने दूसरे दिन से ही शुरुआत करी कि नहीं, अब आरएस की तैयारी करेंगे। एक ऑप्शन खत्म हुआ तो क्या है, दूसरा शुरू करते हैं। तो मेरी आरएस की जर्नी, मेरा आईएएस का रिजल्ट आया मई में आया, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मई 1 या 2 को आया था, ऐसा कुछ था, या अप्रैल में था एग्जैक्टली, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने दूसरे दिन से आरएस की तैयारी शुरू कर दी कि अब, और फिर राजू सर से वगैरह से इनसे बात करी, और फिर मैं वापस छुट्टी लेके आया। तो मैंने कहा भाई मेरे को बुक्स वगैरह दो। तो राजू सर ने स्पेशली स्प्रिंग बोर्ड गए और सारे नोट्स वगैरह मुझे ला के दिए। तो राजू सर का कॉन्ट्रीब्यूशन, दिलीप सर का कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा है, स्प्रिंग बोर्ड परिवार का बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये शुरुआत करी। फिर मैंने 2018 का अटैम्प्ट दिया आरएस वाला, क्योंकि आईएएस के साथ ही मैंने अटैम्प्ट तो प्री का तो दे ही रखा था, वो दिया। फिर मेरी 984 रैंक आई। तो फिर मेरे को ये था कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला उस टाइम, यूपीएससी से जस्ट शिफ्ट ही किया था। 984 रैंक आई तो मेरे को लगता है ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई नहीं। फिर मैंने वापस दिया तो मेरी 221 रैंक आई 2021 के एग्ज़ाम में। ठीक है। 2021 के एग्ज़ाम में मेरी 221 रैंक है, तो मुझे राजस्थान अकाउंट सर्विस मिला। तो इस बेसिस पे 2024 में इसकी ज्वाइनिंग मिली। इस बेसिस पे मेरे को एयरफोर्स से मैंने वॉलंटियर डिस्चार्ज ले लिया और मैंने राजस्थान अकाउंट सर्विस ज्वाइन कर दिया। इन बिटवीन मेरा 2023 का भी मेंस हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें मेरे 115 रैंक आई। तो आई गॉट राजस्थान तहसीलदार सर्विस। इस बार और 24 के अटैम्प्ट में मेरी 14 रैंक है। तो मैंने 21 में 18, 21 और 23 के एग्ज़ाम में मेरे को एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिला नहीं, और वो पॉलिसी के हिसाब से मैं उसमें सही नहीं बैठ रहा था। 18 में जाके नहीं 24 के आरएस में जाके मुझे कोटा मिला। हालांकि इस बार मेरी जनरल में ही मेरे को एसडीएम मिल रहा है 14 रैंक पे। ठीक है। तो ये एक प्रिपरेशन की जर्नी रही, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि कोचिंग या मेंटर के रूप में दिलीप सर हो गए, राजवीर सर हो गए, या मेरे जो यहाँ के जो भी फ्रेंड्स थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका तो योगदान हमेशा रहा ही। और कौन कौन लोग थे? मैं शायद और भी लोगों को कनेक्ट कर पा मतलब मैन तो मेरे जो क्लोज ग्रुप में तो यही थे, जिनसे या तो मैक्सिमम हम लोग साथ ही रह रहे थे। तो जैसे बोलते हैं ना कि हर
जैसे फौज में आप कहीं भी जाते हो तो पहली जो दोस्ती होती है ना, वो बटालियन से? हाँ, तो वो बटालियन हमारी प्रिपरेशन की यही थी। इसमें जिनका सिलेक्शन हो, जैसे कल्याण सिंह का तो मेरे साथ ही सिलेक्शन हुआ था 21 वाले में, हम साथ ही सेलेक्ट हुए। और राजवीर सर का तो स्टैचर और बड़ा है, वो शायद मुझे लगता है कि उनके लिए आरएस से ज़्यादा बड़ी चीज़ ये थी कोचिंग, और उनका इंटरेस्ट भी था। जैसे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, राजवीर सर के साथ रहते हुए मैंने जो महसूस की कि उनका राजस्थानी सब्जेक्ट रहा है। तो उस टाइम भी जब मैं 12-13 फिर लगातार मेरा हर साल एक बार तो मैं आ ही जाता था यहाँ, ठीक है, इनसे मिलने के लिए और स्ट्रेटजी पूछने के लिए, अब और क्या चल रहा है, क्या संसाधन और क्या पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो राजवीर सर उस टाइम हमें उनका राजस्थानी लिटरेचर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रहा है, तो खूब सारी ये राजस्थानी की कहानियाँ वगैरह सुना। हाँ, राजवीर सर की यह डिपार्टमेंट शुरू से खूब ज़्यादा रहे हैं, हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ। और हिस्ट्री वगैरह में जैसे मैं बताऊँ आपको, मेरे 2018 के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में मेरे हिस्ट्री में 302 नंबर आए थे। अरे वाह। तो मैं मेंस यहीं से दिया था। ठीक है। तो उसमें भी हिस्ट्री पे हमने राजवीर सर ने खूब डिस्कशन किया, तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो राजवीर सर का तो एक अलग ही ऑरा था। उस टाइम भी था क्या? अलग ही था, हाँ बिल्कुल, उस टाइम भी अलग ही थे बिल्कुल। और दो मतलब उनका जो सबसे बढ़िया चीज़ थी कि वो मतलब आपकी सपोर्ट के लिए वो अपने सारे एग्जैक्टली, हाँ सपोर्ट आपको प्रोवाइड आउटराइट जाके हाँ वो सपोर्ट कि करते कुछ भी है, जैसे मेरे को ये बुक चाहिए तो हाथों हाथ चलो लेके आते हैं, या ये कर लो। और प्रिपरेशन को लेके उनका ठीक था। और बाकी जैसे आपने बता दिया कुछ साइकिल जो शुरुआत करी थी, तो फिर लास्ट में मैं ही एग्जिट हुआ। हालांकि कल्याण सिंह जी और मेरा 2021 में साथ ही हो गया था। ठीक है। तो वो एक लाइफ का बढ़िया फेज रहा। अच्छा, मैं तो ये बात नहीं समझ रहा, जैसे आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हो उन सबको मैं जानता हूँ, ठीक है, राजवीर सर के जितने भी दोस्त हैं, आप हो गए, कल्याण साहब, महावीर साहब, गुप्ता वगैरह, ये सब बहुत मतलब यूँ है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग है ना। जैसे 3 घंटे बैठे हैं तो 3 बातें करेंगे बस। इन सब में जो सबसे अलग जो एक है ना बैटिंग करते हैं वो है राजवीर सर। कितनी ही बात करवा लो, कितने ही डायलॉग कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। आप लोगों से दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती तभी बढ़िया से चल सकती है जब दोस्त एक दूसरे के एफर्ट को सप्लीमेंट करे। ठीक है। तो मुझे प्रिपरेशन में गाइडेंस या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने हमेशा प्रोवाइड किया आउट ऑफ द वे जाके। और फिर उस आदमी का नेचर ही इस तरह का है कि वो उनके साथ तो दोस्ती होनी है। हालांकि डिसिप्लिन की बात की जाए तो मैं जब था तो मेरा थोड़ा वो डिसिप्लिन वाला रहता था कि अपन फौज की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो हम कई बार बात करते, अरे नहीं तुम्हें ये पहन के बाहर नहीं जाना चाहिए, अच्छा। ये ठीक कपड़े नहीं है। अच्छा। तो वो मेरे को बहुत हंसते थे, यार ये तो बहुत डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन तो नहीं चलेगा। तो ऐसा मतलब खूब वो इंटरेस्टिंग फेज रहा राजू सर के साथ। और दोस्ती तो उनका नेचर ही इस तरह का। झगड़े होते थे आप लोगों की कभी? झगड़े कभी नहीं हुए, इन दोस्तों के साथ मेरे कभी झगड़े नहीं हुए। आपकी शादी में गए थे राजवीर सर वगैरह? नहीं, मैं राजू सर की शादी में नहीं, आपकी शादी में? हाँ, राजू सर आए थे, भूपसा आए थे और कल्याण सिंह जी आए थे। ये सब मेरी शादी में आए थे। हालांकि मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया, मेरे घर छुट्टी नहीं मिली होगी आपको? कुछ मैं ऐसे कुछ डेथ वेथ का इशू था। ओके। कुछ क्लोज में ही, तो उनका बकायदा फ़ोन भी आया था और मैं हालांकि जा नहीं पाया। तो ये जाना। अभी आप बताइए, सबसे पहले पार्टी वार्टी किसको दी आपने? इसी ग्रुप को दी या फिर कोई और लोग थे? पार्टी वार्टी तो दोस्तों को सबको एक बार दे दी। हालांकि इस ग्रुप को तो अभी पार्टी नहीं दी, इनके लिए मैंने बोल रखा है कि जब भी टाइम मिले बताना। तो फिर राजू सर का तो इतना टाइट शेड्यूल है, तो तो देखते हैं वो कब टाइम निकालते हैं। और इंद्र साहब, आपने यूपीएससी के साथ में ज़्यादा लंबी जद्दोजहद रही है आपकी आरएस से ज़्यादा, ठीक है, लगभग 8 साल। यस, 8 साल आपने यूपीएससी में मेहनत की, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। और आपने मेंस लिखा 4 बार और इंटरव्यू दिया 1 बार। कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि हम खुद का आत्ममूल्यांकन करें? तो आप जिस चीज़ के लिए लगातार इतने पीछे लगे रहे, कभी थोड़ी देर के लिए भी ऐसे लगा कि वहाँ आपके एफर्ट्स गलत थे, या फिर हम उसके लिए शायद बने नहीं थे, या फिर आपके अंदर कहीं कोई ना कोई ऐसी कोई मिस्टेक थी कि जिस आईक्यू को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसका कोई अफसोस है आपको कि मैं गलत जगह ट्राई कर रहा था? नहीं, मैं जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं
हमेशा कई बार अपन जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी का, तब वहाँ पर भी एक ये बार बार चीज़ निकल के आती है कि भाई असहयोग आंदोलन में जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव नहीं हुए, तो क्या ये असफल था क्या? ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सफलता सिर्फ इस चीज़ से नहीं मापी जा सकती एंड गोल क्या है, कि जैसे मैंने आईएएस के लिए सपना देखा और मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब मैं असफल हूँ। मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं मानता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आईएएस की प्रिपरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत डेवलप किया। सफलता नहीं मिली तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हमेशा रहती है कि आपकी एफर्ट्स उस तरह से नहीं हो पाए जितने जिस डायरेक्शन में होने चाहिए। थोड़ा टाइम का कंस्टेंट रहता था बीइंग इन डिफेंस फोर्सेस, वो है। प्लस स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ, यही बोलता हूँ कि आरएस या आईएएस का एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा हमने उसको हाइप करके रखा है। अगर इतना बड़ा होता तो कोई बंदा या बंदी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते। ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाला और 6 अटेम्प्ट दे के भी नहीं निकालने वाले में फ़र्क यही है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आप। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम क्या है कि आपके पास ऑनलाइन संसाधन नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं लैक रहा। सर्विस में रहते हुए थोड़ा सा कभी टाइम का भी इशू रहा, और प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी फुल प्रूफ नहीं रही। हालांकि मैं इसको कह सकता हूँ कि 2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं 5 नंबर से मेरिट आउट हुआ, तो मैं काफ़ी क्लोज था। ओके। सक्सेस के बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज फाइट आ गई थी। मेरा लक उस टाइम इतना अच्छे से शायद मेरे सपोर्ट में नहीं आ पाया, तो मैं 5 नंबर से मेरिट आउट, मैं वेटिंग लिस्ट में भी था इनफैक्ट। लेकिन वो जो प्रिपरेशन थी, अगर वो गलत होती तो शायद आरएस में भी नहीं होता। आरएस में मेरा उसका फ़ायदा मिला ना आपको? उसका मुझे डेफिनेटली फ़ायदा मिला। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन इंसान को लाइफ में हमेशा अपनी जो भी आप कुछ कार्य कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यू नीड टू रीथिंक योर स्ट्रेटजी। ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि मैंने रीथिंक करने की कोशिश करी, बहुत अच्छे से नहीं कर पाया तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज सक्सेस थोड़ी और जल्दी मिल जाती, चाहे आईएएस हो या आरएस। अभी आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपका करियर शुरू हुआ एक सोल्जर से, एक फौजी से। उस जगह से एक सोल्जर होना की मतलब आपके शेरगढ़ में एक प्राउड है, तो अभी आपके लिए प्राउड क्या है? कि एक सिविल सर्वेंट होना आपके लिए बड़ा प्राउड है, या फिर आप खुद अपनी आइडेंटिटी को यूं ही रखना चाहते हैं कि भाई मैं तो एक फ़ौजी हूँ, मैं एक फ़ौजी के परिवार से हूँ, मैं खुद एक फ़ौजी हूँ और मेरा जो माइंडसेट है वो फ़ौजी के जैसा है, डिसिप्लिन होना, अपनी ड्यूटी को टाइम से पूरा करना, है ना? क्या है मतलब प्राइड क्या है आपका? जैसे मैंने आपको बताया ना, इंसान की पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स से ड्रिवन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन होके और आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो डिफेंस फोर्सेज में मेरा जो 16 साल की जर्नी है वो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि वही एक स्टेपिंग स्टोन था जिससे मैंने अपनी लाइफ को, अपने परिवार को सपोर्ट प्रोवाइड करने से लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके जो भी मैंने एफर्ट लगाए, तो वो मेरे पास बेस वही था। तो बीइंग अ फौजी मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है, वो हमेशा रहेगी। आप डायरेक्टली फौज में भर्ती होके देश सेवा में अपना जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल मैं कर सकता था वो करके आया। ठीक है। तो और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि इंसान अगर किसी भी सर्विस में है या किसी भी प्रोसेस में है, तो अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो उसको बहुत फ़ायदा है। जैसे बीइंग इन डिफेंस फोर्सेज, टाइम कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और टाइमली काम को डिस्पोजल करना। एक्चुअली में क्या है, जो फौजी होता है ना, फौजी पब्लिक डायलॉग नहीं करता है, ठीक है, वो अपने अफसर का आदेश मानता है, एक फिक्स गोल होता है कि ये काम करना है। सिविल सर्वेंट ऑर्डर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो पब्लिक डायलॉग का काम है। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है मामला। नहीं, तो ये ट्रेनिंग नहीं, मैं जैसे मैं पहले भी बता रहा था, ये तो क्या आम जन में एक नोशन है जी कि आप सिविल सर्वेंट हो तो आपको ऑर्डर देना, ऐसा नहीं है। सिविल सेवा मतलब हम सर्वेंट है सेवा करने समाज के लिए। मैं वापस यही कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस फोर्सेस की नौकरी और सिविल सर्विसेज की नौकरी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही है। हाँ। वो एक फेज था, अलग इन्वायरमेंट में काम किया, अपनी पर्सनैलिटी को अलग से शेप किया, वो पर्सनैलिटी को शेप करके, और जो हार्ड वर्किंग का एटीट्यूड हो गया, जैसे पंक्चुअलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, उसको कैसे आप मैनेज करके आगे चलो, वो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी
मैं ऑलरेडी सर्विस कर रहा हूँ राजस्थान अकाउंट सर्विस में, तो मुझे वो फौज वाली जो मैंने लर्निंग है मुझे बहुत ज़्यादा योगदान अपने काम आती है डेली वर्क को डिस्पोजल में मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण भूमिका सपोर्ट सिस्टम के रूप में है। और जैसे मैंने बताया कि वो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट इतने सालों में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो अगेन मैं यही कहना चाहूँ, रीट्रेट करना चाहूँगा कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकती है। बहुत सारे हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं सिविल सेवा में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो आप सोल्जर थे, डिफेंस में थे, जहाँ बहुत हार्ड जॉब होती है ना, और बहुत डिसिप्लिन्ड जॉब होती है। और दूसरा ये है कि उसके बाद में 2014 में आपकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं कि एक तो आपको जॉब संभालनी है, एक अपना परिवार संभालना है, और उसके बाद में भाई साहब ख्वाब देख रहे हैं यूपीएससी के, जहाँ पढ़ाई करनी होती है 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे, ठीक है। बिल्कुल। ये जो है ना एक ऐसी चीज़, मतलब मैं समझता हूँ आपके बारे में कि जो हर तैयारी करने वाला लड़का सीख सकता है। इसको आप पूरी ईमानदारी के साथ में बताइए कि वो टाइम आपका कैसे था और उसको आपने मतलब मैनेज कैसे किया। इंसान कोई सक्सेस के लिए या जो प्रिपरेशन करता है ना और उसको सक्सेस मिलती है, तो ये सक्सेस उसकी इंडिविजुअल की सक्सेस नहीं है। ठीक है। उस सक्सेस में उस इंडिविजुअल का काफ़ी कम योगदान है, बाकी जो फैक्टर्स आसपास के एलिमेंट हमको सपोर्ट हाँ, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स, जो मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ हो गई या मेरे बच्चे। अच्छा बताइए, आप अपनी वाइफ के बारे में बताइए, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? नई नई शादी होती है तो मतलब ये उम्मीद होती है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और एक बाउंडिंग बनाएं। तो वो बताइए, आप तो उधर शादी हुई, उधर आपने 1 साल पहले उस तैयारी शुरू कर दी, ठीक है, फिर ये सब कैसे हुआ? मैंने बताया ना कि जैसे वाइफ का हमेशा सपोर्ट रहा है कि आप तो प्रिपरेशन करो, बाकी जैसे जो भी छोटे मोटे काम हैं, कुछ सामान लेके आना है, तो वो वाइफ कर दिया करते थे, ठीक है। और उन्होंने हमेशा मतलब मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया। तो मेरा ये था कि डिफेंस फोर्सेज में रह के थोड़ा टाइम का कंस्टेंट रहता है, तो मेरे पास ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, वो शायद संभव भी नहीं होता है हमारी सर्विस में। मेरा ये था कि मुझे जो भी टाइम मिलेगा उसमें से मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा 17-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास जो भी 10-12। अच्छा, जॉब करते टाइम कितने घंटे निकाल लेते थे आप रोज़? मतलब वो भी फिक्स नहीं है कि किस टाइम, हमारा क्या वो फिक्स जॉब शेड्यूल नहीं था एयरफोर्स में, बीइंग अ टेक्नीशियन ऑन फाइटर जेट। हाँ, तो मेरा ये था कि मुझे जो भी टाइम मिलता है, जो मेरे लिए टाइम मुझे मिलता है, उसको मुझे यूटिलाइज़ करना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करना है, प्लस साथ में जो दूसरे डेली रूटीन के काम है वो करना है। तो मेरा ये था कि मेरा ड्यूटी का आज रूटीन क्या है, उसके हिसाब से मुझे, ऐसा भी हो सकता था कि एक दिन ऐसा है कि जिस दिन आपको 1 घंटा भी ना मिले तो नहीं पढ़ाई करेंगे। कुछ दिन ऐसे आ जाएंगे जैसे संडे का दिन है और आपको पूरा फ्री मिल गया, तो आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हो। तो मेरी वो पढ़ाई का कोई मैंने कभी टाइम टेबल भी नहीं बनाया, कोई शेड्यूल भी नहीं था। बस मेरे दिमाग में बैक एंड में हमेशा ये रहता था कि मुझे जो भी टाइम मिलेगा, मेरे लिए फ्री टाइम मिलेगा आफ्टर ड्यूटी एंड ऑल, तो उसमें से मैं मैक्सिमम चंक ऑफ टाइम को यूटिलाइज करूँगा पढ़ाई के लिए। और उस पढ़ाई के लिए जैसे मैंने बताया ना कि इंसान की सक्सेस जो स्टोरी है, उसमें हम एक इंडिविजुअल की सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस सक्सेस में जो स्टेपिंग स्टोन के रूप में उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स हो गए, जैसे मेरे ब्रदर है, वो टीचर है, ठीक है, उन्होंने हमेशा, जैसे मेरे पेरेंट्स के उस तरफ से जो भी इश्यूज थे, उन्होंने हमेशा उसको हैंडल किया। तो मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से जो जिम्मेदारियां थी, उससे मुझे मुक्त कर के रखा उन्होंने। ठीक है। फिर क्लोज में देखा जाए तो मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया। मतलब उनका ये था कि शिकायत का एटीट्यूड नहीं रहा मेरा वाइफ का कभी, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं, मेरी जो सक्सेस है उसके लिए मेरी वाइफ का जो योगदान है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी उनको हमेशा बताया कि नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा है, हमेशा सपोर्ट सिस्टम रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो आज बता ही रहा हूँ। तो वो हो गया। फिर मैंने जैसे बताया कि फैमिली मेम्बर्स में ऐसे हो गए, फिर आपके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे स्प्रिंग बोर्ड से जो जुड़े हुए वो हो गए, या मेरे सर्विस में भी कुछ क्लोज फ्रेंड्स रहे जिन्होंने हमेशा एक मोटिवेट किया। जैसे मेरा कई बार होता था कि वो पूछते थे कि अच्छा कैसा हुआ एग्ज़ाम, तो मैं मैंने कहा ठीक हुआ। बोला वो ठीक हुआ या बहुत अच्छा हुआ, तो मैं बोला ठीक हुआ। तो बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आपका तो अपन एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। आप इतने लोगों को बता रहे हो कि ये भी इनका भी कंट्रीब्यूशन है, इनका भी कंट्रीब्यूशन। अभी आपको 3 लोगों को थैंक यू बोलना है ऑन कैमरा, जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है। अब उनका आप नाम लीजिए कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये।
तब क्लियर होंगी चीज़ें कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे नंबर बड़ा वन। कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मेरी वाइफ का, ठीक है, एज ऑलवेज। तो आप सबसे पहला थैंक यू उनको बोलिए। हाँ, थैंक यू मेरे वाइफ को सबसे ज़्यादा। ओके, ठीक है। नंबर सेकंड सेकंड नंबर पे मेरे ब्रदर, आपके बड़े भाई, हाँ, क्या बड़े नाम है भाई उनका? साहब, भंवर सिंह नाम है उनका, भंवर और सिंह, टीचर अच्छा है, फर्स्ट ओके। ग्रेड तो टीचर है। दूसरा जो थैंक यू है, हाँ, उनको। वो और आपके बाकी भाई को जा रहा है, थर्ड मेरे दोस्तों में एक दोस्त का नहीं कह सकता, मेरे Okay. सारे जितने दोस्तों ने। जिसमें सारे लोग आ हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मैंने जो सेकंड में मेरे ब्रदर का बोला, उसमें मेरे पेरेंट्स का भी साथ में कह सकते हो, तो मैं इसको ऐसे 3 कैटेगरी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा अभी 9 साल का लगभग है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आपने जो फर्स्ट नंबर पे अपनी वाइफ को रखा है ना, डेफिनेटली। है ना, ये स्वीकार्य था ना बहुत। अभी नहीं, मैं- एक आरएस एस्पिरेंट अभी एक ट्रोल किए जा रहे थे कि उन्होंने कि भाई मैं माता पिता वगैरह, तो वो भी शादीशुदा थे, मैरिड थे, तो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गए थोड़े इस बात को कि आपने अपनी वाइफ का नाम नहीं लिया, जबकि हकीकत उनका जो यही चीज़ कंट्रीब्यूशन है वो आपके घर को संभाल रही हैं, वो आपके बच्चों को संभाल रही हैं, वो आपको संभाल रही है, वो इमोशनल सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या बात हुई सिलेक्शन के बाद में आपकी अपने मैं wife से? सिलेक्शन के बाद ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, हम्म, तो मैंने वो फ़ोन, जैसे ही मेरे को रिजल्ट का पता चला, मैंने सीधा वाइफ को फ़ोन सबसे पहले? हाँ, सबसे मेरा पहला Okay. फ़ोन, मतलब मेरे पास रिजल्ट मैंने नहीं देखा, उससे पहले मेरे एक दोस्त है, मूल सिंह जी नाम है उनका, जोधपुर से है, तो उनका फ़ोन आया कि बॉस यू हैव डन इट। तो मैंने कहा क्या हो गया? ये तो था कि रिजल्ट आने वाला है। तो बोला आप एसटीएम बन गए। तो मैंने कहा यार, तो मैंने कहा रोल नंबर तो नहीं है आपके पास, कैसे बोल रहे हो? बोला नहीं नहीं, आरपीएससी ने बाई नेम रिजल्ट निकाला है और आपकी 14 रैंक है। तो मैंने वो थैंक यू बोल के, फिर मेरा जो पहला कॉल था वाइफ को था। वो आपकी वाइफ हो गया। तो वाइफ, मैंने फ़ोन किया तो वाइफ ने रिसीव नहीं किया, बेटे ने रिसीव किया। तो बोला हाँ पापा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बोला मम्मा से बात करो। बोला और पापा कैसा चल रहा है? अरे मैंने कहा मम्मा से बात करा तो वाइफ से बात करी, तो वो मैंने कहा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और आई गॉट 14th रैंक। वाइफ ने बोला वाह, फिर वो फ़ोन वाइफ ने काट दिया, तो वाइफ वॉज वेरी हैप्पी। तो वो एक हैप्पी मोमेंट होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, घर में पेरेंट्स से बात करी। तो मेरा जो फर्स्ट फ़ोन था वो डेफिनेटली उसी इंसान को जाना चाहिए जिसने आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूट जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है, समझ रहे हो बात को, कि जैसे आपके एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि मतलब सच में उनका सपोर्ट था। किया। डेफिनेटली था, इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। क्योंकि आदमी जब दिल से बात करता है ना सर, तब इमोशनल हो जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जैसे वो रिजल्ट वाला जैसे ही पता चला ना, तो वो एक मेस्मराइजिंग मोमेंट था मेरे लिए। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रिपरेशन करने वालों का सिलेक्शन होना ही होता है। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए रहता है कि यार मैंने इतने साल तैयारी करी, और मैंने इस बार मेरा ये भी था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को, वाइफ को, सबको बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं आरएस नहीं दूंगा। मैं राजस्थान अकाउंट सर्विस में बहुत हैप्पी हूँ। मेरे को राजस्थान तहसीलदार सर्विस मिल रहा था, तो उसमें मेरा जाने का विचार कम ही था 23 वाले में। तो मैंने कहा ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जब आप लास्ट अटेम्प्ट करते हो, और फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो माइंड में हमेशा टीज रही है कि आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद बेस्ट एग्ज़ाम आरएस हो सकता है। आरएस में आपका सबसे बेस्ट फर्स्ट चॉइस हर किसी की रहती है। ठीक है, वो राजस्थान HDM एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहती है, तो वो मिल गई। और तो मैं एकदम, तो फिर मतलब आप फुली मतलब इमोशनली ओवरलोडेड हो, और आपका पहला फ़ोन किसको जाएगा, तो उस टाइम आप बहुत अच्छे से होश में भी नहीं होते। तो वाइफ को गया, तो डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है, सी प्लेड ह्यूज रोल इन माय सक्सेस। हर कदम पे उन्होंने साथ दिया। बाकी सब दोस्तों ने, परिवार। अब आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, देखिए आपने फौज की नौकरी की, उसके बाद में फिर तैयारी वाली एक नई बला पाल ली, आप परिवार से लगातार दूर रहे। अब क्या तैयारी है, मतलब अफसरी वाली जो जिंदगी है उसको लेके, मतलब इंदा साहब की प्लानिंग कैसी है कि उसमें पत्नी भी साथ हो, बच्चे भी साथ रहे, है ना, सरकारी बंगला हो, गाड़ी हो, क्या मतलब ऐसे कुछ आदमी ख्वाब बुनता है ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ। प्रिपरेशन में जो एक चीज़ जो मिस हुई हमेशा, हाँ, वो थी ज़्यादा घूमने का प्लान नहीं कर पाना। क्योंकि आप एग्ज़ाम के साइकिल में होते हैं ना, तो कभी एक बार प्री आ गया, थोड़े दिन बाद मेंस आ रहा है, फिर किसी पहले एग्ज़ाम दे रखा उसका इंटरव्यू आ रहा है। तो ये साइकिल ऐसा था कि डिफेंस की नौकरी भी कर रहे थे, तो छुट्टी का तो थोड़ा इशू रहता ही था, और तो घूमने वाला ज़्यादा नहीं कर पाए। तो अब ये है, वाइफ को मैंने अश्योर किया कि अपन अब हर साल कहीं घूमने का प्लान करेंगे। ठीक है। और बाकी तो मैंने कहा कि मैं इसको एक सिविल सेवा के रूप में मानता हूँ। मुझे लगता है कि आप थोड़ी बड़ी पोस्ट पे हो तो आपका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ। तो परिवार के साथ पहला टूर कहाँ का होने वाला है आपका? नहीं, अभी इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी अपनी बात हुई थी, मेरा
छोटा वाला बच्चा अभी 4 महीने का ही है। इस जगह आप राजवीर सर की एडवाइस ले सकते हो। हाँ, वो हाँ, खूब घूमते हैं। हाँ, उनसे बात कर सकते हैं। फोन करना नहीं, पहला तो टास्क ये है कि थोड़ा वो बच्चा बड़ा हो जाए, हाँ एक बार साल भर का हो जाए। वो 4 महीने का ही है अभी। हाँ तो हमारा ये प्लान है कि अभी जब तक वो छोटा है तो एटलीस्ट उसको एंटरटेन करते हैं, ओके और फिर ठीक है। और अब तो सबसे बड़ा ये था कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हर चीज़ प्रिपरेशन पे जाके अटक जाती है कि ये एग्ज़ाम हो जाए फिर देखता हूँ, ये हो जाए वो देखता हूँ। तो अब उस साइकिल से निकल गए और बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से एग्जिट हुआ है उस साइकिल से। ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, अब तो वाइफ भी खुश है कि हाँ ठीक है, अपन मैनेज कर सकते हैं। परिवार को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ अभी मैं। पहले ये था कि और फिर बच्चे को पायलट भी बनाना है आपको। आपका बेटा पायलट बनना चाहता मेरा है बेटा इंटरेस्ट तो उसको बहुत है, बाकी तो देखते हैं उसकी डेस्टिनी क्या है। ठीक है। लेकिन उसको बहुत डेस्परेशन है कि उसको एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ओके हीरोइक मोमेंट को गैदर करना उसको बहुत इंटरेस्ट है कि पापा अच्छा बताओ उस वार में 1965 के वार में हमने कौन से फाइटर जेट का यूज़ किया, और 71 में कौन से का किया, ऐसा अच्छा कौन सा इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान के कौन से फाइटर जेट ने हमें, तो ऐसे उसकी बहुत क्यूरियोसिटी। क्या उम्र है? वो लगभग 9 साल का होने वाला है। अच्छा, 8.5 साल है। क्यूरियोसिटी इस तरह की है, इस तरह की डिफेंस रिगार्डिंग की। डिफेंस के रिगार्डिंग है। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई बेटा तू क्या करना चाहता है, तो बोला नहीं पापा मुझे, जैसे वो फाइटर मूवी भी उसने देखी थी जिसमें वो स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया, तो मेरे को बोला पापा मेरे को एयरफोर्स में जाना है और स्क्वाड्रन लीडर बनना है। अरे वाह। तो अभी उसका ये सपना है, देखते हैं बच्चा आगे किस तरह से अपने सपनों को चेंज करता है। क्योंकि अपन ये जनरली देखते हैं कि बच्चों में एक मतलब अपने सपने शिफ्ट करने का बहुत एटीट्यूड रहता है। तो वो है, लेकिन आज के टाइम में उसको बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा पापा बताओ कि ईरान वॉर में क्या चल रहा है, मतलब ही नो कि वेयर इज़ हॉर्मूज, ईरान के ऊपर किसने अटैक किया, अच्छा ईरान ने वापस रिटेलिएशन में किस किस बेसिस पे अटैक किए, अच्छा अमेरिका के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत के पास कितने हैं, चाइना के पास कितने हैं, भारत और क्या कर रहा है। तो इस तरह के जो डिफेंस से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है उसको लेके उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो देखते हैं उसकी चॉइस है, उसको कहाँ जाना है। एज ए पेरेंट्स मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसको एक आप उसको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दूँ कि हाँ बेटा तू ये तेरे को जो करना है, बट मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। ठीक है, इंदा साहब आपने भी एक फाइटर जेट के साथ में काम किया है, जगुआर। अच्छा, और आप 16 साल एयरफोर्स में रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ बड़े ऑपरेशंस में कुछ बड़े मूवमेंट्स में आप इन्वॉल्व रहे होंगे, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इन ऑपरेशंस में आप थे, जगुआर कैसे काम करता है, क्या सिचुएशन होती है जगुआर की, कब उसको काम में लिया जाता है, थोड़ा सा बताइए, जानकारी मिले जैसे जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से जगुआर एक फाइटर जेट है, बेसिकली ये बॉम्बर है, बॉम्बर के रूप में इसका बॉम्ब गिराने, लो लेवल फ्लाइंग वगैरह करता है। तो ये काफ़ी पुराना जहाज है और एयरफोर्स में रहते हुए हमारे लिए हर दिन एक इवेंट है। हर दिन कोई नई एक्सरसाइज है, दूसरी बेस पे जाके एक्सरसाइज करना। बालाकोट के टाइम में मैं एयरफोर्स में था। अच्छा, आप थे मतलब आप ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे? हाँ, मैं एयरफोर्स में था, मेरी अंबाला पोस्टिंग थी उस टाइम। ठीक है, तो कौन से एयरबेस पे थे आप? मैं अंबाला में था उस टाइम। अच्छा, अंबाला में थे? अंबाला तो इन्वॉल्व था ना बालाकोट में? बिल्कुल। वैसे तो क्या है कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो पूरा एयरफोर्स एज ए वन सिंगल एंटिटी काम करता है। ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मैं रिटायर्ड हो गया था, तो वो मुझे सौभाग्य नहीं मिला उसका पार्ट बनने का। तो एयरफोर्स के रूप में थोड़ा बताइए ना, कुछ एक दो मूवमेंट बताइए, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बालाकोट के टाइम में तो मैंने कहा ना, डायरेक्टली हम इन्वॉल्व ही थे। ओके। तो वो एक उस टाइम आपके बीइंग ए फौजी आपके पास एक हमेशा बैक एंड में एक देशभक्ति की भावना रहती है। यस, मतलब अपन देश, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस का काम रूटीन काम तो करना ही है। हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है उनको वार टाइम में अपने एसेट को यूज़ करके और देश की सरहदों की रक्षा करना। ठीक है। तो जैसा आपने बालाकोट में या ऑपरेशन सिंदूर में देखा है कि किस तरह से हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, जल सेना, सब ने किस तरह से एक कंट्रीब्यूट किया। तो उस प्रोसेस का पार्ट रहना अपने आप में एक बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला मोमेंट रहता है। और दूसरा मैंने ये बताया कि हमारा बीइंग इन डिफेंस फोर्सेस हमेशा हम तो रेडीनेस की पोजीशन में हैं कि कब ज़रूरत पड़ जाए। और तो डिफेंस फोर्सेस में हर बंदा हमेशा रेडी है। हमारे लिए जंग में जाना भी डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप हमेशा उसी के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे हो। तो
इस जर्नी में बहुत सारे हीरोज से मिलने का मौका मिला। अभिनंदन सर से भी मिला मैं। अभिनंदन वर्धमान, यस, अरे जिन्होंने वाह। हाँ तो बालाकोट एयर बालाकोट स्ट्राइक के एयर हीरो। स्ट्राइक अब उनका बताइए बहुत ना, बड़ा कुछ 2-3 बातें बताइए। हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट उनसे कोई मतलब बात नहीं हुई, बट मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ। वो कहाँ पे? अम्बाला आए हुए थे अम्बाला एक में बार। आए थे, ओके। तो उनका तो पूरा देश उनकी अभिनंदन वर्धमान की मूछें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको भी मैंने नज़दीक से देखा उनसे। हाँ। तो फौज में रहना अपने आप में, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे लिए वो बहुत प्राउड का मोमेंट है, वो हमेशा से रहेगा। डिफेंस फोर्सेस में इतने साल, और मेरे लाइफ का सबसे जो यंग युवा फेज था वो मैंने वहाँ दिया। तो एनर्जेटिक टाइम आपने आर्मी को दिया, एनर्जेटिक टाइम डिफेंस दिया, में। और मैंने बोला कि जिस तरह से मेरी पर्सनैलिटी आज शेप हुई है, उसमें मेरी एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो अभी पेंशन तो मिलती होगी आपको? हाँ, एयरफोर्स की बिल्कुल बिल्कुल पेंशन। पेंशन में कैंटीन कार्ड तो है ही। कैंटीन दोस्त आपको फौजी साहब कहते हैं, मुझे पता है क्यों कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी 4 बोतल मिलती है महीने की? हाँ, 4 रिटायरमेंट के बाद में भी? हाँ, रिटायर। ठीक बात है। तो वो आप दोस्तों को देते हो या घर भेजते हो, क्या करते हो? वो तो खुद काम में ले लेते हो? नहीं, मैं काम नहीं लेता हूँ। अच्छा, आप काम में नहीं तो लेते? मेरा नहीं है उस तरफ। घर पे और दोस्तों में चलता है कभी जब। इसलिए दोस्त बड़ी इज्जत करते हैं आपकी, मैंने देखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जो दोस्त हैं वो इसलिए इज्जत नहीं करते हैं। अच्छा। मेरे दोस्त हैं वो बहुत क्लोज वाले दोस्त हैं, हाँ हाँ और जिनको हम हर मोमेंट शेयर करते हैं। हाँ। तो उस तरह से। बहुत अच्छा लगा जिंदा साहब आपसे बात करके। थैंक यू। आपकी दोस्ती जिंदाबाद रहे जिन भी लोगों के साथ में है, और आपका जो डिसिप्लिन है लाइफ का, बिल्कुल, वो इसी तरह से बना रहे। आप एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट बने, जितने बेहतरीन आप सोल्जर थे। आप स्टूडियो पधारे और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और मैं तमाम यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि फौजी साहब से आप सीखिए कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन कम टाइम में और इतने चैलेंज होने के बावजूद भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और आरएस 3 बार फाइट कर सकते हैं। और उसका जो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्टूडियो में चंदन सिंह जी इंदा आपके सामने है। आप ये पॉडकास्ट सुने और बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू लोकेंद्र सिंह जी, आपने मौका दिया थैंक यू और एक बहुत शानदार कन्वर्जेशन रहा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।